नमस्कार। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। इन दिनों जैसे-जैसे देश में जो है वो तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों का इन दिनों चर्चा है और चर्चा बहुत गर्म है। गर्म इसलिए है कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सबकी नज़रें हैं। हालाँकि असम और पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है। पर तमिलनाडु, बंगाल और केरल में क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इन दिनों हर चैनल, हर अखबार और हर ग्रुप में ये चर्चा है। तो आज हम भी यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता स्वास्तिक जी अभी-अभी बंगाल से लौटे हैं। तो आइए हम इनसे पहले सबसे बंगाल में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव सबसे गर्म है। स्वास्तिक जी, आप हाल ही में बंगाल से लौटे हैं और आपने बड़ी इंटेंसिवली वहाँ का इलेक्शन कवर किया है। कुछ आप बताएँगे? कहते हैं इस बार वायलेंस भी कम हुआ है, सुरक्षा बहुत ज़्यादा थी। क्या देखा आपने? रंजू जी, सबसे पहले दर्शकों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रकाश के कि वहाँ पर भी जो हमने ग्राउंड लेवल जो काम किया, उसमें सबका सहयोग बहुत अच्छा था। और आज मैं दर्शकों से माफ़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा होने के कारण ना मेरे गले में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बीच में दर्शकों भी ऐसा है कि मुझे खाँसी आएगी, प्लीज़ आज बर्दाश्त कर लेना। तो ऐसे कि बंगाल का जो इलेक्शन था ना, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे कयास लगाए थे, यहाँ पर बैठकर लग रहे थे जब हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। क्योंकि चूँकि हम ना जब गए थे तो भवानीपुर में गए थे, जहाँ पर सुश्री ममता बनर्जी इलेक्शन करते हैं, शुभेंदु भट्टा थे। हाँ, इस बार उन्होंने अपना सीट बदली है ना? हाँ। और वो जगह देखा, उसके बाद हमने हुगली गए जी, उसके बाद श्यामपुर है, खड़गपुर है और कलकत्ता के जो सराउंडिंग जो है विधानसभा क्षेत्र, वो देखे। तो उनमें जो देखने की चीज़ मिली सबसे पहले कि बंगाल के लोग बधाई के पात्र हैं और चुनाव योग, जिस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया था सुश्री ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा काम किया। जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो वेस्ट बंगाल में हमेशा हिंसा होती थी सभी इलेक्शनों में, इस बार ऐसा कोई हिंसा नहीं हुई लार्ज स्केल पर, लेकिन जो छोटी-मोटी जो होती है वो तो स्वाभाविक होता ही है, क्योंकि हर जो कार्यकर्ता पार्टी से भावनात्मक तौर पर जुड़ा होता है। लेकिन इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये सब बधाई के पात्र हैं। और उसके अलावा बंगाल की जनता, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी, 90% इलेक्शन हुआ है, 90% वोटिंग गई है और ये एक रिकॉर्ड बन गया है हिंदुस्तान में। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। मुझे ये बताइए कि आपको क्या दिख रहा है बंगाल में? क्या ममता रिपीट हो रही हैं या इस बार ही वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम इलेक्शन का टेम्पो देखें, जब स्टार्टिंग थी उस समय पोजीशन और थी, बीच में और जैसे मैं आपको बताया था ना, हमने डिस्कशन की थी कि वहां पर अब बीजेपी की स्ट्रेटजी, बीजेपी ने माइक्रो लेवल पे काम किया, बिल्कुल, जबकि परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उसका कारण ये है, जो सीपीएम के कार्यकर्ता थे वो टीएमसी में आ गए, जो सीपीएम के तरफ होता था वो टीएमसी में होना हो गया। अग्रेसिवनेस, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इस तरह की बातें हुई है। इसको हम कोई दो किनार बात नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो माइक्रो मैनेजमेंट थी, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। आपने देखा होगा जो हमने भवानीपुर कवर किया था, वहां पर जो रघुवीर सिंह जी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के, उन्होंने खुद कैसे बताया कि हमें थ्रेटनिंग हो रही है। लेकिन उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट है वो एक प्रशंसनीय है, एक टीम वर्क की तरह। जबकि चुनाव से पहले लग रहा था कि दिलीप घोष जी है, सामिक भट्टाचार्य जी है, और उसके बाद अपने शुभेंदु अधिकारी, शायद इनमें तालमेल ना हो, लेकिन वो तालमेल बिल्कुल अच्छा रहा, एंड तक रहा। मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन का टेम्पो होता है, उस टेम्पो को बरकरार रखना जरूरी होता है, कि हाइट पे जाना आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो टेम्पो बरकरार रखा एंड तक। तो उससे मुझे लगता है, जो पहले मैंने बात की थी ना आपको कि बीजेपी के पास वेस्ट बंगाल में नेता नहीं है, याद है ना, हमने डिस्कशन किया था ममता के ऊपर। लेकिन मोदी जी ने, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा चाहे सौभाग्य है कि हमारी जो डिबेट है वो सभी देखते हैं हाईकमान में, चाहे टीएमसी हो, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सभी देखते हैं। लेकिन उन्होंने वो करके, पहले इलेक्शन था ममता वर्सेस लोकल,
लेकिन बीच में ममता वर्सेस मोदी आ गया। मोदी इलेक्शन हो जो ममता वर्सेस मोदी आ गया, वो टर्न हुआ, तो वो इलेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद अमित शाह जी, और ये काबिले तारीफ कहता हूं मैं, इलेक्शन अमित शाह जी की जो टीम है, उन्होंने बूथ लेवल पर जैसे काम किया मैडम, आप टूट कर काम किया, आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद सुनो, सबसे बड़ी खासियत, अमित शाह जी खुद मॉनिटरिंग शाम को करते थे। हाँ, यानी एक इलेक्शन जंग था, पूरा जंग था। और जंग में देखो 2-3 का फर्क होता है, लेकिन दोनों तरफ से मुकाबला तगड़ा था। और उसके बाद फिर जो मोदी ने कमांड संभाल ली, फिर काफी हद तक जो वोट था ना, वो टर्न हुआ, क्योंकि उनको दिखने लग गया। हम आपको बताते हैं कि जब ममता बनर्जी पहली बार कम्युनिस्टों को हरा के जीती थी, तो उस सदन में बीजेपी 0 थी। उसके बाद उनकी 2 या 3 सीटें आई, और पिछली बार और जब इनकी 2-3 सीटें आई तो बीजेपी के अराउंड 12% वोट था। पिछला जो इलेक्शन था, इससे पहले जो विधानसभा का इलेक्शन था 2021, हाँ जी 2021 में था, उसमें बीजेपी को 38.5% वोट मिला था, जबकि टीएमसी ने 48.5% वोट जो हासिल किया था। लगभग 10% का फर्क था। वहां पर कई फेजेस में 2021 में कई फेजेस में चुनाव हुए थे, और पहले जो 3 फेजेस हुए थे उसमें जो प्रेडिक्शंस यही आ रही थी कि बीजेपी इज लीडिंग, लेकिन लास्ट में जो है वो इंडी गठबंधन की जितनी भी, शायद तब इंडी गठबंधन स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर वो सबने इकट्ठे होकर ममता को सपोर्ट किया, और जो लास्ट फेजेस थे, लास्ट के जो 2, उसमें जो है वो टीएमसी ने बाजी मारी थी। इस बार जो अभी तक के, हालांकि अभी हमारे पास चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो विश्लेषण आ रहा है उसमें बीजेपी को 44% से ज्यादा, और ममता बनर्जी की टीएमसी को अराउंड 42% वोट मिलता दिख रहा है। लेकिन अभी हम ये कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े नहीं है। अभी तक जो चुनाव विश्लेषण आ रहा है, जिसे आप एग्जिट पोल भी कह सकते हैं, उसमें भी टीएमसी और बीजेपी के बीच में मतों का कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। हालांकि बीजेपी का थोड़ा सा एज दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सेकंड फेज में जो इलेक्शन हुआ है, जो जहां वहां की जितनी भी सीटें हैं उन्हें ममता का गढ़ माना, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उस गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी की है? हाँ, मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। ये 2 चरण थे। एक चरण फर्स्ट था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहले से सेफ एरिया माना जाता है। बिल्कुल। दूसरा चरण था ये 24 परगना, नॉर्थ परगना, साउथ परगना, और ये ममता दीदी का गढ़ माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज देखना मैडम, कि इस इलेक्शन में जो वोट कास्ट हुई है 90% हुई है ना, उसमें लेडीज की वोट ज्यादा है, 2% ज्यादा है। यानी ये जो चुनाव है, ये महिला सशक्तिकरण को अब कहा जाए ना, जो भारतीय नारी जागृत हुई है। जबकि पिछले चुनाव भी देखे ना आप, मध्य प्रदेश का भी, उसमें लेडीज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो उसमें जो 2% वोट है ना, अब 2% का बात है, जितने एग्जिट पोल कर रहे हैं वो 2% को लेकर कर रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी का क्या, वो सोचते कि मेरी तरफ है, वो इसलिए सोच रहे हैं ताकि वो करें कि लक्ष्मी भंडार उन्होंने शुरू किया, ये कह रही है कि ये वोट हमारी है। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में इसका फायदा रूलिंग पार्टी को होता है। जो मध्य प्रदेश था ना, मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ, लाडली योजना याद है, शिवराज पाटिल ने पैसे डाल दिए थे, तो रिपीट गवर्नमेंट होगी। अब एक तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 3000 डाल लेंगे, एक तरफ उन्होंने डाल दिए। अब ये जो वोट बैंक है, डिसाइडिंग वोट बैंक है, ये वोट किधर को टर्न करेगा, और जिधर को टर्न करेगा वही गवर्नमेंट रिफॉर्म हो जाएगी। हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी को आप जब भी पब्लिक अपीयरेंस में देखोगे, उनके आसपास बहुत मॉडर्न, बहुत पढ़ी लिखी लेडीज नजर आती हैं, लेकिन इन चुनाव में जब आप आखिरी चरण देखेंगे तो वो सब ममता बनर्जी के आसपास पब्लिकली दिखाई नहीं दिए। दूसरी बात, आरजी कौर और संदेश खाली और इस तरह के बहुत से इश्यूज थे जो महिलाओं के अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़े थे। तो क्या आपको लगता है कि ये एक इशू था जो बीजेपी के फेवर में जा सकता है? यही इशू नहीं है। लास्ट चरण में जो लास्ट इलेक्शन हुआ है, वो जो कल हुआ है, वो डू एंड डाई था। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि कुछ जगह ना हमें संयम रखना पड़ता है, हड़बड़ाहट में हमसे गलती हो जाती है चुनाव चलते हुए। यही 2 गलतियां टीएमसी के हुई है।
टीएमसी से ये गलतियां ये हुई है कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कैंडिडेट से आपने देखा हो दौड़ा की पर, बिल्कुल और बिल्कुल सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो वोटिंग वो था ईवीएम उसके ऊपर चिप लगा दी। हाँ इन चीजों का जो बात बाहर जाती है ना, उसमें जो वोट डालने वाले होते हैं, डिसाइडिंग वो जो डिसाइडिंग फ्लोटिंग वोट चेंज होकर फ्लोटिंग वो वोट जो बीजेपी की होता है, तरफ आने की संभावना है। वो तो फ्लोटिंग वोट की बात यही कर रहे हो। कैलकुलेशन के कारण आज की डेट में मैं आपको ये बात जरूर कहता हूँ, बीजेपी का एज है। एज है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को सरकार बनाएगी, किसी को आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखना पूरी तरह से। और सेकंड बात और बताता हूँ, और ये एक इतिहास होगा। मैं ये बात कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और ये मुझे वहां के लोगों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी ने, कि वो कह रहे कि हम बंगाल जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे, जो आज तक कभी नहीं हो सका। कभी नहीं ये कितनी बड़ी बात है, जहां से बीजेपी रिफॉर्म हुई वहीं पे आज तक बीजेपी वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकी। की है लेकिन गवर्नमेंट नहीं आई। गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना की थी। बिल्कुल देखो बीजेपी के दर्श तो वही है ना, सही आज भी है, लेकिन उन लोगों के अंदर जुनून था, वो चमक होती है। इलेक्शन में एक चमक होती है कार्यकर्ताओं में, भले ही चाहे परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं हमारे जो कवरेज करता है हमारे सभी एक जैसे हैं, हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर लोगों के मन में ये था कि हम मर जाएंगे, इस लेवल था, लेकिन इस बार बदलाव चाहिए। हम आपसे कहना है, पिछले चुनाव में बीजेपी को बहुत उम्मीद थी बंगाल में, लेकिन एंड में आकर के उनकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन फिर पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ जो ग्राउंड लेवल पे वर्क किया, वो इन चुनाव में दिखाई दिया। हालांकि ममता बनर्जी का कैडर भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता, क्योंकि शायद ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपने कैडर में गुंडा एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाई, और उस वजह से जो है वो बंगाल में महिला सुरक्षा और बीजेपी और हिंदू सुरक्षा, बीजेपी वर्कर्स और हिंदू सुरक्षाओं का जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा बना, जिसने हिंदू वोट कंसोलिडेट किया। अब ये तो 4 मई को तय हो पाएगा कि क्या वो वोट बीजेपी को गया या फिर ममता पुनः वहां पे अपना सत्ता स्थापित करेंगी। तो मैं आपको ये बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अब सब एग्जिट पोल कर रहे हैं, एग्जैक्ट पोल कोई नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट तो कभी होता ही नहीं है ना, अनुमान लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन हम भी यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाएगी, किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये मेरा एनालाइज है, मैं बता रहा हूँ, आप एक चीज देखना। अगर ममता भी बनाएगी तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप पूछ सकते हो कितनी कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे कह रहे हैं? ये एक्सपीरियंस जो होता है ना, क्योंकि हमने इलेक्शन कंडक्ट हर जगह गया हूँ मैं हिंदुस्तान में। आपने चीज देखी, जब भी कभी इलेक्शन होता है मोदी जी धार्मिक स्थल में चले जाते हैं। हाँ। जब वो धार्मिक स्थल जाते हैं बीजेपी इलेक्शन जीतती है। इस बार इलेक्शन के अगले दिन फिर मोदी जी धार्मिक स्थल में चले गए। इसका मतलब कि ये चुनाव बीजेपी ठीक पोजीशन पर है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ये तहिया कर लिया था कि हमने ये चुनाव जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देनी है। ये चुनाव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्पेशल अमित शाह जी की जो टीम है, देखिए हमें जो इंसान काम करता है उसको हम नहीं कर सकते। हमने देखा है वो किस तरह से काम किया उनकी टीम ने, उनको सारा कह। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी, हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे जो 2021 में चुनाव हुआ और जो 2026 में। 2021 में जो भाजपा की स्ट्रेटजी थी बंगाल में, शायद वो उनके उल्टी पड़ी उनको, क्योंकि जितने भी वो चुनाव की रैलीज थी उन वहां पर ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी डायरेक्ट अटैक कर रही थी। दीदी ओ दीदी, शायद सबको याद होगा। दूसरा, बीजेपी ने वहां पर जो ममता ने सोशल उसकी स्कीम्स चलाई थी उनके ऊपर अटैक किया था। तीसरा, बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे। इस बार चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली थी या अमित शाह की या बीजेपी के और नेताओं की जो रैलीज थी, आप अगर नोटिस करेंगे तो ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया गया ताकि पुनः उसको वो सिंपैथी मिल पाए। ममता ने तो किया, चुनाव योग पर भी किया, सब पे किया, उन्होंने सब पे किया,
प्रधानमंत्री पर भी किया। ये जो जब पर्सनली अटैक करते हैं ना, एक होता है चुनाव में मुद्दों की बात करना, वो आवाम को मुद्दे चाहिए। इस बार बीजेपी ने मुद्दों पे बात की है। उन्होंने जब भी निंदा की टीएमसी की या अभिषेक बनर्जी की। अमित शाह का तो वो डायलॉग बहुत फेमस हुआ कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो दीदी नहीं भतीजा आएगा, और वो भतीजा क्या आप सब जानते हैं। तो कहीं भी ममता बनर्जी पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया गया। दूसरा, ममता बनर्जी की जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, चाहे वो विमेन रिलेटेड थी, चाहे वो एसटी एससी जिसका जो भी रिलेटेड थी, बीजेपी ने उसकी निंदा नहीं की, उसको डबल किया। तीसरा इशू वहां सुरक्षा का बना, जो बीएसएफ को जमीन नहीं दी गई। और दूसरा, पोलिंग के वक्त भी इतनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई, सीआरपीएफ के बहुत ज्यादा वहां पे फोर्सेस उतारी गई ताकि वायलेंस ना हो। उसका फायदा ये हुआ कि वायलेंस ना के बराबर हुआ। सेकेंड फेज में हुआ एक या दो इंसिडेंट फर्स्ट फेज के हैं। सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण ये हुआ कि लोग बिना डर के घर से वोट डालने निकले। अब ये वोट किधर जाता है ये तो 4 मई को लगेगा। इसके बाद हम थोड़ा तमिलनाडु पे चर्चा करते हैं। तमिलनाडु पे जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो अलग-अलग हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तमिलनाडु में जो स्टालिन और विजय हैं, जो विजय 1 साल पहले पार्टी नहीं, हाँ, उन्होंने 1 साल पहले ये है कि वो एक 37% वोट लेकर गए, 35 या स्टालिन की सुपरस्टार होने के कारण, और विदाउट गठबंधन, हाँ, बिना किसी गठबंधन नहीं किया उन्होंने। और कहा ये जा रहा था कि विलेजेस में वो नहीं जा पाए क्योंकि उनके पास कैडर नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में काफी पॉपुलर हैं। लेकिन अब क्या विजय डिसाइडिंग फैक्टर हो पाएगा? जहां तक हमारा ओपिनियन है कि वहां पर क्रिश्चियन वोट जो बहुत बड़ी संख्या में है वो डिवाइड हुआ है बिटवीन स्टालिन एंड विजय। तो क्या इस डिवीजन का एआईएडीएमके को फायदा होगा? ये अब 4 मई को ही पता लगेगा। और अगर एआईएडीएमके आती है तो भाजपा वहां भी क्लेम कर सकती है कि ये एनडीए के पार्टनर हैं। नहीं, एआईएडीएमके का बताता हूँ मैं। अगर स्टालिन और जो है विजय, इनकी आप स्टालिन के तो चलो पता आपके करुणानिधि जी थे, लेगेसी आ रही है, ऐसी वो लेगेसी है उनकी। लेकिन जो विजय की ना बात मैं बताता हूँ, विजय ने स्पष्ट क्लियर कर दिया था, वो पिक्चर्स में भी एक स्वच्छ पॉलिटिशियन का रोल अदा करते थे, और जैसे उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही करूंगा, किसी को मैंने कुछ नहीं देना, किसी को मैंने शराब नहीं पिलानी, स्पष्ट कह दिया था। अगर मुझे मेरा काम अच्छा वोट डालिए, ये उन्होंने कहा है। और 1 साल के अंदर विदाउट गठबंधन इतने % वोट लेना, और क्रिश्चियन, और खुद भी क्रिश्चियन जो है स्टालिन को, उसके अंदर सेंध लगाना है वोट का। तो जहां तक सवाल है, आप उसको हल्के नहीं, आधिकारिक आंकड़े अभी आए नहीं है परसेंटेज वोट का हमारे पास। हाँ, अभी तक वो आधिकारिक आंकड़े नहीं है हमारे पास। वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नहीं, हम उसको डिसाइडिंग फैक्टर या किंग मेकर कह सकते हैं। लेकिन मेन मुकाबला मुझे ये लगता है कि तमिलनाडु में विजय और स्टालिन में होगा, क्योंकि वो जो है ना डीएमके उतना नहीं लग रहा मुझे। लेट्स सी, क्योंकि वो एनडीए है और उनके साथ बहुत सारे अलायंसेस भी हैं जिनकी अपनी अपनी पॉकेट्स हैं वहां पे। तो वहाँ ट्रायंगल है, मुकाबला ट्रायंगल है। लेट्स सी 4 मई को क्या होता है। पुडुचेरी में जो आंकड़े आ रहे हैं वो वहाँ एनडीए की गवर्नमेंट, वहाँ एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है। असम बीजेपी स्वीप कर रही है, जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, असम बीजेपी स्वीप कर रही है। और जहां तक केरल का सवाल है, वहां पर यूडीएफ के आने की पूरी संभावना है। असली आंकड़े तो 4 मई को ही आएंगे, उस दिन फिर हम आपसे मिलेंगे। पूछना चाहती हो आप मुझे लगता है आज के लिए काफी है, हम 4 मई को फिर मिलेंगे। ताकि तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।